गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 9 एंड यू नो इट इज द सेकेंड लास्ट। आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी चेंज। 9 हम करने वाले हैं आज, प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम गवाए बिना। सबसे पहले हम पैसेज को क्या करते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद आंसर देंगे इसके। तो चलिए, द कॉमन सनफ्लावर, सनफ्लावर माने सूरजमुखी, सूरजमुखी इज वैल्यूएबल फ्रॉम एन इकोनॉमिक एज वेल एज फ्रॉम एन ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही करना है, जैसे मैंने कल बताया था ऐसे आप करना आपको। बस पढ़िए पहले। द लीव्स, पत्तियां, आर यूज्ड एज ए फोल्डर। द फ्लावर्स यील्ड अ येलो डाई, मतलब जो फूल हैं वो लगते हैं कैसे, बिल्कुल पीले रंग के। एंड द सीड्स कंटेंट ऑयल, और सीड्स जो है यानी बीज जो है, बीज वो क्या रखते हैं, तेल रखते हैं। एंड आर यूज्ड फॉर फूड, और किसके लिए यूज किए जाते हैं, खाने के लिए, भोजन के लिए। द स्वीट येलो, मीठे पीले ऑयल, मीठा पीला ऑयल ऑब्टेन्ड बाय कंप्रेशन, ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन्ड माने पाना यानी पाया गया है, कैसे, बाय कंप्रेशन। कंप्रेशन माने क्या होता है, निचोड़कर या फिर संकुचन करके, निचोड़कर या संकुचित करके, संपीड़ित कहते हैं। वैसे साइंस का सबसे प्यारा शब्द है इसके लिए, कंप्रेशन के लिए, संपीड़ित, संपीड़ित, संपीड़ित करना यानी कि प्रेशराइज करना, यानी कि दबाना, है ना, ऐसे। तो कंप्रेशन ऑफ द सीड्स इज कंसीडर्ड इक्वल टू ऑलिव। ऑलिव माने जैतून होता है, क्या होता है ऑलिव माने, जैतून, और एलमंड बादाम का तेल। तो जब कंप्रेस करते हैं सीड्स को, इस कंसीडर्ड क्या निकलता है इसे, इक्वल टू ऑलिव और आलमंड्स ऑयल फॉर टेबल यूज, यानी जैसे कि जैतून का और एलमंड्स का, बादाम का तेल टेबल यूज के लिए आता है। टेबल यूज जानते हो क्या होता है, खाने के तरह यूज करने वाले तेलों को टेबल यूज बोलते हैं। सनफ्लावर ऑयल केक इज यूज्ड फॉर स्टॉक एंड पोल्ट्री फीडिंग, जो पोल्ट्री भोजन होता है ना उसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्टोर किया जाता है। द ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड इन सूप, साबुनों में यूज किया जाता है, सॉप में, है ना, पेंट्स, पेंट कलर में यूज किया जाता है। एंड एज ए लुब्रिकेंट। द सीड्स में बी ईटन ड्राइड, सूखे बीज खाए जाते हैं, रोस्टेड करके खाए जाते हैं, और ग्राउंड इनटू नट बटर एंड आर कॉमन इन बर्ड सीड मिक्सेस। ग्राउंड इनटू नट बटर, है ना, और ग्राउंड इनटू नट बटर एंड आर कॉमन इन बर्ड सीड्स मिक्सेस। यानी एक तरह से पूरे पैसेज में सनफ्लावर्स के बारे में बताया गया है, सूरजमुखी के फूलों के बारे में बताया गया है, और उसी से रिलेटेड सब कुछ है। ओके, कह रहे हैं सेलेक्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। सनफ्लावर, सनफ्लावर सीड्स, द ब्यूटी ऑफ द सनफ्लावर, द यूजेस ऑफ द सनफ्लावर। तो सनफ्लावर के बारे में तो खैर चर्चा चली रही है, लेकिन नॉट ओनली सनफ्लावर, फ्लावर के बारे में बात नहीं चल रही है केवल, यानी केवल फूल के बारे में बात नहीं चल रही है। सनफ्लावर सीड्स, केवल बीज के बारे में बात नहीं चल रही है, सूरजमुखी के बीज के बारे में, सूरजमुखी का बीज के बारे में केवल बात नहीं चल रही है। तो ये ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गया। द ब्यूटी ऑफ सनफ्लावर, खूबसूरती नहीं बता रहे हैं किसकी, सूरजमुखी के फूल की। द यूजेस ऑफ द सनफ्लावर, सनफ्लावर जो है, जो सूरजमुखी है, उसके प्रयोग बता रहे हैं। तो मे बी आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है भाई, तो डी होना चाहिए। आगे है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑर्नामेंटल यूज किया गया है एक वर्ड ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो ऑर्नामेंटल का मतलब क्या होता है, ये तो खाली है, खाली। ब्लैंक माने भी क्या होता है बच्चों, खाली। एम्प्टी और ब्लैंक में अंतर है। इसमें क्या चीज खाली है बच्चों, बर्तन खाली है, बर्तन। इसमें क्या चीज खाली है, ऐसे कोई खाली जगह है। जैसे मैं एक बात बोलूं आपके लिए,
मैं बोलूं एम्प्टी चेक, ये गलत है बच्चों। क्या आना चाहिए यहां पे? ब्लैंक चेक। ठीक है, ब्लैंक चेक, एम्प्टी चेक और ब्लैंक चेक, या फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, तो ये भी एक वर्ड होता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ब्लैंक माने खाली होता है, लेकिन ऐसे खाली स्थान या फिर कुछ और। आगे इसका आंसर तो बनेगा, क्या बनेगा? अनएम्बलिश। अनएम्बलिश, डेकोरेटेड माने क्या होता है? सजाना। मेरे लाल, ऑर्नामेंटल मतलब कि क्या होता है? सजाना। इसका मतलब क्या था? वैल्यूएबल फ्रॉम एन इकोनॉमिक एज वेल एज फ्रॉम एन ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी सजावट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्या है? बहुत ज्यादा यूजफुल है। और दूसरी बात है इकोनॉमिक है, यानी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है ना। तो इसलिए कहते हैं कि सजाने के पॉइंट से भी इसको जो है, सनफ्लावर इज वैल्यूएबल फ्रॉम एन इकोनॉमिक एज वेल एज फ्रॉम एन ऑर्नामेंटल यूज पॉइंट ऑफ व्यूज। तो अब सजावट तो सिनोनिम हो गया भाई, ये तो इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। तो ये क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। इसका मतलब क्या होता है? एक तरह से बिगाड़ना, या क्या करना होता है? बिगाड़ना ही होता है, सजाना नहीं होता, भद्दा करना होता, बेकार। आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की जो टोन है वो बतानी है आपको। पैसेज की जो टोन है बच्चों वो बतानी है। तो मोटिवेटिंग है, यानी प्रेरित रूप से आई है, प्रेरित। डेस्क्रिप्टिव है, यानी वर्णात्मक है, वर्णात्मक है ना। डेस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है भैया? वर्णात्मक, वर्णात्मक। और ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? एक तरह से रसीला, या किसी चीज का, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज का रस ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, ह्यूमरस है ना, मोटिवेटिव भी नहीं है। तो क्या आगे जरा बताइए, क्या बताओगे? डेस्क्रिप्टिव का आगे इसका डेस्क्रिप्टिव ही हो गया। और ये सराहने वाला, सराहने वाला, यानी सराहना करने वाला है ना, सराहने योग्य, किसी चीज को बोलते हैं ना सराहने योग्य। तो ये पैसेज क्या था? वर्णात्मक था। जिस पैसेज में सारी बातें चल रही हो, फूल के बारे में और चीज ऑयल के बारे में, तो वर्णात्मक हो जाता है, डेस्क्रिप्टिव। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज, mentioned in the given passage, which of the following facts mentioned in the given passage? Sunflowers can be grown anywhere, इसका तो कोई जिक्र नहीं किया गया। The sunflowers leaves, flowers and seeds have many uses. Sunflower seeds have no other use except for making oil, यानी sunflower seeds have no other use except making oil. Making oil तो सजावट के लिए भी तो यूज हो रहा था, तो ये भी गलत हो गया। क्यों भाई, क्या लगा दिया आंसर फिर? हैं? तो ये हो गया भाई। चौथे वाले का बताओ क्या लगाया था आपने? मैंने दिया था आपको भैया चौथे वाले का। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। द सनफ्लावर्स कैन बी ग्रोन एनीवेयर, सनफ्लावर कहीं भी उग जाता है, इसका तो जिक्र ही नहीं हुआ। कह रहे हैं क्या चीज मेंशन की गई है पैसेज में? द सनफ्लावर्स लीव, फ्लावर्स एंड सीड्स हैव मैनी यूजेस। हाँ, बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये भी गलत है फिर। ये द यूजेस ऑफ द सनफ्लावर, आपने सनफ्लावर के यूजेस तो पढ़े हैं। एक तरह से ऑयल फ्रॉम सनफ्लावर सीड्स ओनली मेंट ह्यूमन कंजम्पशन, नहीं, ये भी गलत है। तो क्या है इसका जिक्र जो किया गया, मेंशन जो किया गया वो ये किया गया। आगे, आइडेंटिफाई द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की मेन थीम के बारे में आप बताइए। द सनफ्लावर सीड्स हैव वेरिड यूजेस, वेरिड यूजेस ऐसा जिक्र नहीं है। सनफ्लावर ऑयल कह रहे मेन थीम बताओ इसका। सनफ्लावर ऑयल इज बेटर देन आलमंड और ऑलिव ऑयल, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया, ऐसा कहा ही नहीं गया। बस एक कंपेयर सी बताइए कि जैसे ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल यूज किए जाते हैं, वैसे ही सनफ्लावर का भी यूज किया जाता है। किन जगहों पे? या तो स्टोर करने के लिए या पोल्ट्री फीडिंग के लिए, बस ये बात बताई गई है, ये तो नहीं कहीं बताया। The sunflowers leaf, flower and seeds have varied economic and ornamental use. हाँ, ये थोड़ा लग रहा है। आगे, sunflower seeds can be consumed by humans as well as animals, नहीं, बेस्ट है इसका ये। और आपका सही आंसर बैठ गए होंगे। कितने लोगों ने करा है भाई बताया जरा?
है ना? कितने लोगों ने करा है? चले, हो गए होंगे। आगे देखें बच्चों, इसमें क्या बताना है आपको? सिनोनिम बताना है। सिनोनिम, है ना? सिनोनिम। डिलेमा माने क्या होता है बच्चों? दुविधा में, दुविधा में। डिलेमा माने दुविधा में होता है। हिचकिचाहट होती है। वैसिलेशन माने क्या होता है बच्चों? मैंने पहले भी पढ़ाया था, ये शायद वर्ड पहले भी आया था। हिचकिचाहट, हिचकिचाहट, या इसका भैया आया हो कोई, हिचकिचाहट। पैशन माने क्या बताया था मैंने? जबरदस्त इच्छा, जबरदस्त इच्छा, जबरदस्त इच्छा मेरे लाल, ठीक है? डिसएग्रीमेंट, असहमति, 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 है ना? और वेदेंता माने क्या होता है? प्रतिशोध बच्चों। क्या होता है? प्रतिशोध, प्रतिशोध होता है। तो अब प्रतिशोध का सिनोनिम क्या होना चाहिए? डिलेमा दुविधा में हो गया। देरी से भी होता है डिलेमा माने, देरी से, कहीं कहीं देरी से के अर्थ में भी आता है, देरी से। वैसिलेशन हिचकिचाहट हो गया, पैशन जबरदस्त इच्छा हो गया। तो प्रतिशोध एक तरह से, प्रतिशोध का मतलब क्या हो गया? विरोध भी हो गया एक तरह से, विरोध। तो विरोध को क्या करेंगे आप? डिसएग्रीमेंट, यानी कि असहमति दर्शाएंगे इसमें आप, ठीक है मेरे लाल? चले आगे बढ़ते हैं। इनक्रेडिबल क्या होता है? अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, है ना? अविश्वसनीय। अब तुमको पता है अविश्वसनीय जो होता है बच्चों, वो ऐसा होता है जिस पर ट्रस्ट ना किया जा सके, जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, है ना? जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब ट्रस्ट क्या होता है? विश्वास नहीं कर सकते जिस पर आप, ठीक है मेरे लाल? ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो अनअचीवेबल, अचीव माने क्या होता है? अचीव। वैसे इसमें जो रूट वर्ड है ना, अचीव है। अन क्या है? प्रीफिक्स है। एबल क्या है? सफिक्स है। तो ये याद रखना, अचीव माने क्या होता है? किसी चीज को पाना, पाना। और अचीवेबल पाने योग्य, पाने योग्य। और अनअचीवेबल अप्राप्य, अप्राप्य, यानी जिसको पाया ना जा सके, जिसको पाया न जा सके, जिसको पाया ना जा सके, ठीक है मेरे बच्चों? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सभी लोग नोट्स बनाते रहना सही से इसके, है ना? ये बहुत बेहतरीन जानकारी है। 10 सीट होने वाली है परसों को, और इन 10 शीट्स में कम से कम 150 इंटोनिम, 150 सिनोनिम वर्ड और 150 वन वर्ड इडियम फ्रेजेस। इस तरह से बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट हो गया आपका, है ना? रीजनेबल माने क्या होता है बच्चों? तार्किक होता है एक तरह से, तार्किक, तर्क संगत, तार्किक। अनबिलीवेबल माने क्या होता है? देखो, अन क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। बिलीव माने क्या हो गया? बिलीव, क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया। एबल माने क्या हो गया? सफिक्स हो गया। अनबिलीवेबल यानी अविश्वसनीय। क्या हो गया बच्चों? अविश्वसनीय, 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 है ना? थोड़ा गलत लिख दिया है, अविश्वसनीय ये होता है भाई। इसका मतलब होता है तार्किक, इसका मतलब अविश्वसनीय। रियलिस्टिक माने क्या होता है? वास्तव में, है ना? वास्तव में, सटीक रूप से, है ना? वास्तविक जिसे बोलते हैं रियलिस्टिक, तो उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक, वास्तविक। तो बताओ क्या हो गया आंसर? सिनोनिम ही तो पूछ रहा है, बेस्ट एक्सप्रेस ही तो पूछ रहा है मेरे लाल, सिनोनिम। तो आप सिनोनिम जब निकालेंगे तो यही आ जाएगा इसका, तो, है ना? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन द इडियम्स। वंस इन ए ब्लू मून, ब्लू मून यानी कोई आदमी जो नीले आसमान में चला जाए उसे हम क्या बोलेंगे? यानी जो दोबारा ना आ सके, है ना? हम क्या बोलेंगे इस आदमी को जो ब्लू मून चला गया? दोबारा ना आने वाला, है ना? पहली बात तो दोबारा ना आने वाला, या बहुत मुश्किल से फिर वापस आए, है ना? मुश्किल से, मुश्किल से तुम्हें देखने मिलेगा। अगर ब्लू मून में कोई फेंक दिया मैंने, मान लीजिए यहां से कोई चीज फेंकते हम, तो पलायन करती हुई कहां पहुंच जाएगी? पलायन वेग से अंतरिक्ष में चली जाएगी और वापस लौट के नहीं आएगी। तो ये समझ जाइए कि आपको अब वो मुश्किल से देखने मिलेगी, यानी इन ब्लू मून मीन्स टू डाई, ऐसा मान लीजिए आप। चले गए। वेरी एंशिएंट माने क्या होता है? प्राचीन काल का। एंशिएंट माने क्या होता है? प्राचीन काल, ठीक है भाई? वेरी रेयर माने क्या होता है? मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से,
मेरे लाल बहुत मुश्किल से, ठीक है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है ना। और वेरी कलरफुल, रंगीला। और वेरी हाई, बहुत ऊंचा, ऊंचा एक तरह से, है ना, ऊंचा। आप जानते हैं तो आंसर क्या बन गया, वेरी रेयर। आगे चलते हैं अगले वर्ड पर। अंडर द क्लाउड, कल अंडर द क्लाउड का मतलब होता है बादलों के अंदर यदि कोई चीज उड़ रही है और गुनगुन की आवाज हमें आ रही है, जैसे हवाई जहाज उड़ के जाता है और हम कहते हैं हवाई जहाज जा रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं लगता कहां जा रहा है, बहुत देर में देखने मिलता है, कई बार देखने मिलता ही नहीं क्योंकि बादलों के अंदर उड़ रहा होता है। तो बादलों के अंदर जो चीज उड़ रही है उसका तो हमें पता ही नहीं क्या चीज उड़ रही है ना, आवाज आ रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, केवल संदेह में, यानी हमेशा क्या रहेंगे हम, संदेह में, यानी टू बी डाउटफुल, टू बी डाउटफुल। चलो इंग्लिश को छोड़ो, है ना, ऐसे डाल दो डाउटफुल, डाउटफुल होना कोई चीज। तो अंडर द क्लाउड का मतलब हो गया संदेह में। द क्लासमेट्स वर डांसिंग टुगेदर अंडर द रेन, द ड्राइवर वाज अंडर सस्पिशियन, सस्पिशियन माने संदेह होता है, आफ्टर द पब्लिक फाउंड ब्लड ऑन हिज कार, द रेड फोर्ट लुक्स ब्यूटीफुल amidst the cloudy weather and cold atmosphere, it was the best place to sit under the sky with hands full of food, maybe it is the right answer। ये लगाया भाई, इसका मतलब होता है संदेह में, केवल एक ही वर्ड हमको मजबूर कर रहा है, संदेह में, ठीक है भाई, संदेह में, संदेह में केवल एक ही वर्ड मजबूत कर रहा है हमको कि यही आंसर होगा। डायरेक्शन इन द गिवन वर्ड, अपोजिट वर्ड बताना आपको, अपोजिट यानी एक तरह से आपको क्या बताना है मेरे लाल, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बताना, अराइवल का। अराइवल का मतलब जानते हो आप, आगमन, आगमन होता है मेरे लाल। अराइवल का मतलब क्या होता है, आगमन, अराइवल पहुंचने वाला है, आगमन आने वाला एक तरह से। टाइमिंग डिपार्चर माने क्या होता है, जाने वाला, जाने वाला, है ना, डिपार्चर, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, टिकट्स वगैरह में लिखा हुआ भी होता है। और अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, एक तरह से तारीफ भी होता है। और एंट्रेंस माने क्या होता है, एंट्रेंस बताओ जरा, एंट्रेंस माने क्या होता है मेरे लाल, प्रस्थान करना हो गया, और एंट्रेंस माने क्या हो गया, प्रवेश करना, प्रवेश करना, है ना, प्रवेश करना, प्रवेश करना, तारीफ करना। और डिपार्चर का मतलब क्या, जाने वाला या फिर प्रस्थान, प्रस्थान। टाइमिंग वर्ड आप छोड़ दीजिए, कोई वर्ड नहीं है, तो क्या होना चाहिए बताओ जरा, अपोजिट बताना। आगमन तो डिपार्चर ही तो कहलाया जाएगा, अरे भाई डिपार्चर ही तो इसका सही आंसर बनाया जाएगा, प्रस्थान करने वाला कोई आ रहा है फिर जा रहा है। परसर्वरेंस, परसर्वरेंस है ना, बड़ा अच्छा वर्ड है, जरा बताएंगे मुझे सभी लोग, बताएंगे क्या आंसर है इसका जरा जल्दी से। रेडीनेस, इर्रेसोल्यूशन, ऑब्स्टिनेट यानी ऑब्स्टिनेसी, इलोक्वेंस। जरा बताएं सभी विद्यार्थी, सभी प्यारे विद्यार्थी, इसका अर्थ बताइए भाई, क्या लगाया है आपने। ये तो हो गया असमंजस, असमंजस यानी जिसका सॉल्यूशन ही ना निकल रहा हो, है ना, ये तो हो गया असमंजस। और ऑब्स्टिनेसी माने क्या हो गया, जिद्दी, यानी जिद, एक जिद होती है, सॉरी जिद होना एक, है ना। तो ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट बोलते भी ऑब्स्टिनेट जिद करना, है ना, जिद हो गया है। और बताओ जरा, बताओ जरा, इसका आ गया बच्चों उत्सुकता, उत्सुकता, उत्सुकता। और इसका क्या आ गया, सुवचन, सुवचन। लोक्वेंस का मतलब होता है बोलना, आपके वचन, लोक्वेंस। और इसी से मुझे एक वर्ड याद आता है, एक वर्ड आता है सोमनी, सोमनी, लोक्वेंट, नींद में बोलने वाला, नींद में बोलने वाला, सोमनी लोक्वेंट। एक शब्द सोमनी माने होता है नींद, निंद्रा अवस्था,
एक वर्ड और आता है इसी का, लिखा देता हूं, वो भी सोमनी, लोक्वेंट हो गया। एक आता सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट नींद में चलने वाला, है ना, सोमनाम्बुलिस्ट नींद में चलने वाला, नींद में चलने वाला, बच्चों दिख रहा है ना सब, चलने वाला, नींद में चलने वाला। खैर, तो क्या होना चाहिए जरा बताओ। अच्छा, परसर्वनेस अभी तक आपको नहीं पता लग रहा। परसर्वनेस क्या होता है? दृढ़ता होती है, कठोरता, कठोरता। अब बताओ जरा इसका एंटोनिम क्या होगा? कठोरता का एंटोनिम क्या होगा भाई? जरा बताएं जल्दी से, कठोरता का एंटोनिम क्या लगाएंगे आप? है ना, जिसमें आप कठोरता है, दृढ़ता पूर्वक कोई बात कर रहे हैं, उसमें आप कौन सा लगाएंगे? ये लगाएंगे, ये असमंजस। यहां आदमी दृढ़ नहीं होता है, पक्का नहीं होता है, अपने वादों को लेके, अपनी बातों को लेके पक्का नहीं है। तो इसका बेस्ट एंटोनिम ये है, बाकी से कोई मतलब नहीं। लिखा दिए हैं मैंने वर्ड, जल्दी करो बच्चों, बहुत देर हो गई है ना। चलो आगे बढ़ते हैं तेजी से। देखिए PQRS से गया है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, और मैंने इन 10 टेस्ट के बाद देखा भी है कि क्लास के करीब, इस क्लास के करीब 70% स्टूडेंट्स मेरे बताए हुए तरीके से PQRS कर पा रहे हैं, जब और सारे के सारे हो रहे हैं, मतलब 2 दे रहा हूं तो 2 के 2 करेक्ट जा रहे हैं। बस आपको क्या देखना है बच्चों? MP देखना है, MP मैंडेटरी पेयर जो मिल रहा है। और मैंडेटरी पेयर किसके अनुसार देखा जाता है मेरे लाल? अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, और बहुत सारी चीजों के अनुसार देखा जाता है ना। ये सारी चीजें हैं। चलें भाई देखें, ये वर्ड स्टार्ट करना है तो स्टार्ट भी करना है। पहली बात तो कहां से होगा, है ना? स्टार्ट भी करना है मेरे भाई, कहां से स्टार्ट होगा? अबे प्रॉपर ऑर्डर टू द फॉर्म पर, हाँ ठीक है। फिश और अदर पोटेंशियल फूड आइटम दैट हैपन, फिश या अदर पोटेंशियल फूड आइटम दैट हैपन। ऐसा लग रहा है जैसे ये बात, इससे पहले कुछ और बातें हो चुकी हैं, फिश और कोमा लगा हुआ है, या फिर इससे पहले कुछ और बातें होंगी। तो ऐसा लग रहा है कि ये वाक्य पी से तो स्टार्ट नहीं होने वाला, पी से स्टार्ट नहीं होने वाला, है ना, पी से स्टार्ट नहीं होगा मेरे लाल। टू बी फ्लॉटिंग, मैंने बताया था बी के बाद या तो थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म। बाय विद स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड nematocytes at night and captures tiny organism like zooplankton, small corals are predators and they extend their tentacles. Okay, देखिए मुझे एक छोटा सा क्लू मिल रहा है। एट नाइट आई कैप्चर टिनी ऑर्गेनिज्म लाइक ए स्मॉल, कोमा लग रहा है यहां पे, फिर स्मॉल फिश, फिर कोमा लग रहा है ना, कोमा के बाद स्मॉल फिश, फिर कोमा। ऐसा लग रहा है कि इसके बाद ये वाक्य चला होगा, और ये मेरी बात मुझे 100% सही लग रही है। तो ये मुझे एक MP मिल गया। मैं आर के बाद P ढूंढूंगा, आर के बाद P यहां है, और आर के बाद P यहां है, और आर के बाद P कहां है? और तो कहीं भी नहीं है ना? तो बताओ जरा क्या आंसर लगाओगे भाई? क्या आंसर लगाया है आपने, है ना? इससे वाक्य स्टार्ट नहीं हो रहा, इससे भी स्टार्ट होता हुआ नहीं दिख रहा। एट नाइट भी कोई चीज है नहीं, तो इससे ही वाक्य स्टार्ट होगा। आर के बाद P यहां है और यहां है, और आर से वाक्य स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो आप कैंसिल करिए और आंसर लगाइए। बस 1 सेकंड में डन हो गया। मुझे नहीं पता मेरा सही जाएगा गलत जाएगा, लेकिन ऐसे ही आपको करना है। सही चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो बहुत 5 मिनट से बेहतर है कि आप इस तरीके को अपनाओ, और इसको जैसे अपना लिए आप गलत नहीं कर पाओगे इनको, ये मेरी गारंटी है। लिटिल फ्री टाइम लाइक ए सिंगल पेरेंट nurse caring for more than one's child and working long hours are, okay, more than
मोर देन, इससे पहले जरूर पक्का कुछ ना कुछ रहा होगा। मेरे अनुसार क्या रहता है, देखो मैं एक बात तो क्लियर कह सकता हूं, वी शॉट दैट सेट टू से वाक्य स्टार्ट नहीं होगा, और लिटिल फ्री टाइम लाइक ए सिंगल पेरेंट नर्स कैरिंग, इससे स्टार्ट हो सकता है, लेकिन एस से नहीं होगा। एस से ना स्टार्ट होने वाले वाक्यों को आप कट कर दे। आर से वाक्य स्टार्ट होगा या नहीं होगा, पॉसिबिलिटी तो आर से ज्यादा है, देखो आर से ज्यादा है। पी से भी है एक पॉसिबिलिटी, लेकिन मैंने बताया पी भी हो सकता है, तो क्यू से तो हो ही नहीं सकता, तो फिर क्यू तो छोड़िए, आप वी से सेट करिए। वी शॉट दैट पीपल ऑन लो इनकम्स विद, लो इनकम्स विद, है ना, विद कहां से बनाएंगे? अच्छा, प्राइस की बात भी यहीं से पता लग रही है इनकम्स के लिए। चलो खैर एक बात समझे मेरी, एक बात देखो, लिटिल फॉर टाइम लाइक ए सिंगल पेरेंट नर्स, सिंगल पेरेंट नर्स कैरिंग फॉर, सिंगल पेरेंट नर्स कैरिंग फॉर मोर देन वन चाइल्ड। दोबारा समझिए, लिटिल फ्री टाइम, थोड़े से समय, खाली समय में, लाइक ए सिंगल पेरेंट नर्स कैरिंग फॉर, यानी एक सिंगल पेरेंट नर्स कैरिंग फॉर मोर देन वन चाइल्ड एंड वर्किंग लॉन्ग आवर्स, बच्चों को संभालती है और लंबे समय तक काम करती है। तो फोर के बाद आता भी है फॉर मोर देन, फॉर मोर देन, ये एक तरह से स्टेटमेंट भी है। फॉर मोर देन मुझे मिल गया है भाई, 100% पेयर मिल गया मुझे, 100% पेयर ये होगा। पी के बाद क्यू ढूंढ लो मेरे लाल, पी के बाद क्यू इसमें भी है, पी के बाद क्यू इसमें नहीं है ना, और पी के बाद क्यू इसमें नहीं है, और इसमें भी है पी के बाद क्यू, इसमें भी पी के बाद है ना। अब ये देख लें कि वो तो कैंसिल हो गया है, ये भी कैंसिल हो गया है। एलिमिनेशन कहते हैं इसे, इसे कौन सा मेथड कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड, यानी कि किसी चीज को एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना। तो एलिमिनेट कर रहे हैं हम यहाँ पे ऑप्शंस को। अब इन ऑप्शंस में दो रह गए, एक तो डन हो गया पी के बाद क्यू। अब मुझे लग रहा है वी शुड दैट पीपल ऑन लो इनकम्स विद, यानी वाक्य किससे स्टार्ट होना चाहिए? आर से, आर से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि वी दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, तो यहीं से स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें तो लग नहीं रहा है कि पी से स्टार्ट होगा, लिटिल फ्री, इससे पहले भी कुछ और दिया होगा, है ना। तो हो गया भाई डन, नो टेंशन, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ, ज्वाइन अवर नेटवर्क्स टू गवर्नेंस बेटर, सरकार को बेहतरीन बनाने के लिए हमारा नेटवर्क यानी हमारा जाल चुने आप। हमारे जाल को क्या करें, क्या करें भाई साहब? प्रमोट करें। प्रमोट माने क्या होता है यार, मैं यही भूल जाता हूं। ड्रेन माने तो नाली होता है, और प्रमोट माने बढ़ावा देना, है ना, बढ़ावा देना किसी चीज को। तो गवर्नमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। और आगे क्या है? डिसइंटीग्रेट। अच्छा, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन, और एक है सीडेट। सीडेट बताओ जरा क्या क्या अर्थ है इनके, और क्या लगाओगे? सीडेट माने तो क्या होता है बच्चों? प्रमोट माने तो बढ़ावा देना हो ही गया, बताओ जरा। गंभीर होता है, गंभीर। सीडेट माने क्या होता है? गंभीर, गंभीर। अच्छा एक बात बताओ, इंटर में मैथमेटिक्स तो सबने लिया होगा, ये बताओ इंटीग्रेशन माने क्या होता है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन माने क्या होता है बच्चों? समाकलन। जानते हैं समाकलन का मतलब क्या होता है? संकुचित करना, संकुचित करना किसी चीज को, यानी किसी चीज को सिकोड़ना, सिकोड़ना। मैथमेटिक्स टीचर से पूछना, वो यही बताएंगे। ये वाला जो निशान होता है, ये कहीं ना कहीं चीजों को सिकोड़ देता है। जैसे मान लीजिए मुझे इसका समाकलन निकालना पड़े इस तरह से, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब अपॉन 3, शायद ये तो हो जाएगा, है ना। चलो मुझे खैर मैथ नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं। समाकलन जो है ना, संकुचित करता है चीजों को, संकुचित, सिकोड़ता है। अब इंटीग्रेशन हो गया। अब ये वर्ड कहां से मिला हुआ है इन्हें? इंटीग्रेट से। इंटीग्रेट एक वर्ड होगा, वर्ब होगी, संकुचित करना,
संकुचित करना एक वर्ब होगी बच्चों। अब लगा दो, अगर मैं इस इंटीग्रेट में डिस, जिसका मतलब होता है विपरीत, डिस जो सफिक्स प्रीफिक्स आपका, डिस जो प्रीफिक्स है आपका, वो क्या देता है? विपरीत अर्थ देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बिखेरना। क्या हो गया मेरे लाल? बिखेरना। ये हो गया बिखेरना, संकुचित करना नहीं बल्कि बिखेरना, है ना। तो हम अपने सरकार के नेटवर्क को क्या करेंगे बताओ जरा? बिखेरेंगे, हैं? बताओ जरा क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे, है ना, बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे। ज्वाइन अवर नेटवर्क टू प्रमोट गवर्नेंस बेटर। चलिए, इवेंचुअली द वाटर विल, देखो ये वर्ड मुझसे गलत टाइप हो गया, सॉरी। द वाटर विल थ्रो द सराउंडिंग कंसर्न, है ना। एरिएट माने क्या होता है? वायु प्रवाह, वायु प्रवाह, हवा की सरसराहट, है ना, वायु प्रवाह। परमिएट जानते हो? परमिएट माने, परमिएट माने एक शब्द यहां से मिलके बना है, परमिएबल। परमिएबल इसे बोलते हैं पारगम्य, पारगम्य झिल्ली, परगम्य आता ना, परगम्य वॉल, परमिएबल वॉल। तो पारगम्य, पारगम्य का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके मेरे लाल, देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके। अब आप समझ जाइए कि परमिएट का अर्थ क्या दिया होगा फिर, है ना। परमिएट का अर्थ क्या दिया होगा मेरे लाल? बताओ जरा क्या दिया होगा? परमिएट का अर्थ दिया होगा रिसना या प्रवेश करना, रिसना या फिर प्रवेश करना, है ना। डेलीगेट माने क्या होता है? प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व। और ये क्या हो गया? परमिएट माने रिसाव, किसी चीज का रिसाव होना, रिसाव होना। एक तरह से परमिएट माने प्रवेश करना भी होता है। बच्चों बताओ जरा क्या आंसर लगाओगे इसका? मैंने अर्थ सब बता दिया आपको, अब तो बता ही सकते हो मेरे लाल। अरे भाई अब तो आप बता ही सकते हो। बताओ जरा क्या लगाएंगे? हाँ बताएं। इवेंचुअली द वाटर विल रिसना, रिसाव होना, रिसना। तो क्या आंसर आ जाएगा? इवेंचुअली द वाटर विल परमिएट थ्रू द सराउंडिंग कंक्रीट, कुछ हो गया? थ्रू द सराउंडिंग कंक्रीट, जो सराउंडिंग आसपास की कंक्रीट थी उसमें पानी होकर निकल रहा था, रिस रहा था, इसलिए आ जाएगा। आगे देखो भाई, participants in our studies reviewed these online dating profiles। अब आज मैं आपको एक टास्क दूंगा, इसका आंसर तो मैं लगवा देता हूं, लेकिन आपको बताना है कि एरर क्या होगा, है ना। बताओ क्या आंसर लगाया इसका? ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल, है ना। अगले वाले का आंसर है हमारे पास, अगले वाले का आंसर क्या है बताओ? अगले वाले का आंसर बी लगा रहे हैं हम, और उससे अगले वाले का ए। चले भाई, ये आंसर हमने 3 लगा दिए बच्चों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब कमेंट करेंगे। बच्चों की आज मुझसे कहना था, बच्चों का, बच्चे भी मुझसे ये कह रहे थे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो आज मुझसे बच्चे भी कह रहे थे कि सर हमें कुछ करने भी तो दिया करो, है ना। तो ये एक बात है कि आपने क्या किया है ना, आपने क्या किया है, कैसे किया है, ये बताएंगे। ठीक है मेरे लाल, तो जरा बताएंगे मुझे। इसका क्या है? ए है। मैं सही आंसर आपको बता रहा हूं। इसका आंसर क्या है मेरे लाल? ए है, ए, ए। और इस वाले का आंसर गलती से मैंने आपको ये बता दिया, नो एरर है, नो एरर। तो इसमें तो कोई टेंशन आपको है ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो आपको इसमें क्या बताना है?
ये बताना है कि देयर इज ए नंबर में गलती क्या है। मुझे तो पता है, मैं बता सकता हूं बहुत अच्छे से। पार्टिकुलर लाइक दैट किटन बिकॉज इट हैज वीट। अ पार्टिकुलर लाइक में एरर है, लेकिन क्यों है, क्या इसमें गलती रही होगी, ये आपको बताना है। 3 क्वेश्चंस मैं आपको देख रहा हूं, आपको इसकी डिटेल देनी है, कौन जीनियस है, कितना जीनियस है। आपको तो मैं क्लास में बता ही दूंगा, बाकी लोगों ने बताएंगे। चले भाई, लेड अप कह रहे हैं द रिबेल्स लेड अप दियर आर्म्स। लेड डाउन आता है, लेड डाउन ऐसी कंडीशन में क्या आता है बच्चों, लेड डाउन आता है, लेड डाउन है। लेड बाई या लेड असाइड अगर आ जाए तो इसे क्या होता है, बचाकर रखना, बचाकर रखना। लेड असाइड या लेड आ जाए तो ये क्या हो गया, बचाकर रखना हो गया, है ना, लेड असाइड। और लेड बाई भी, लेड बाई माने कि भी क्या हो गया, बचाकर रखना, है ना। व्यवस्थित करना हो गया लेड आउट, व्यवस्थित करना क्या हो गया, लेड आउट, व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना, लेड आउट, है ना। और लेड ऑन का मतलब क्या होता है, अधिकार। लेड ऑन का मतलब क्या होता है, अधिकार दिखाना, अधिकार दिखाना। अच्छा, लेट डाउन क्या होता है, मारकर गिराना। लेट डाउन का अर्थ क्या होता है बच्चों, मारकर गिराना या नीचे गिराना, नीचे गिराना, यानी गिराना भी होता है, नीचे गिराना भी होता है, मारकर गिराना भी होता है, मारकर गिराना भी होता है बच्चों। लेकिन यहां पर मारकर गिराने के अर्थ में नहीं, बल्कि अपनी आर्म्स को नीचे करने के लिए आया है, तो ये आ जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं मेरे लाल जल्दी से। शी हैज वेरी रियलिस्टिक एंड सेंसिबल। रियलिस्टिक माने क्या बताया था मैंने, सेंसिबल माने, सेंसिबल मतलब एक तरह से जो रियलिस्टिक का मतलब वास्तविक, एक आदमी जो वास्तविक हो, वास्तविक हो। और सेंसिबल का मतलब समझदार समझ लीजिए, ज्यादा समझदार होना, सेंसिबल, है ना। तो उसे क्या बोलेंगे, डाउन टू अर्थ बोलेंगे, डाउन टू अर्थ, एक ऐसा इंसान जो डाउन टू अर्थ हो। शी हैज गेन अ लॉट ऑफ फेम बट स्टिल सी इज वेरी रियलिस्टिक एंड सेंसिबल, यानी उसने बहुत ज्यादा फेम, प्रसिद्धि पाली है, लेकिन वो फिर भी क्या है, डाउन टू अर्थ है ना। वो डाउन टू अर्थ है, यानी डाउन टू अर्थ माने नीचे होकर रहना, नीचे कहते नहीं गांव में, नीचे नीचे होकर रहना, मतलब कुछ ऐसी बोलते हैं, होकर रहना, है ना, ज्यादा उछाल ना मारना, इस तरह से रहना। ए स्पीच बाय एन एक्टर, ए स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ प्ले। नाटक के बाद में जो एक स्पीच होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उपसंहार बोलते हैं, है ना, उपसंहार बोलते हैं भाई साहब। डायलॉग माने तो संभाषण होता है, डायलॉग तो वो उसके बीच में बोलता है, संभाषण, डायलॉग तो वो उसी समय बोलता है। एकल, एकल वार्तालाप कर दो, एकल वार्तालाप, वार्तालाप, है ना। और प्रोलॉग माने क्या होता है, अच्छा इपिलॉग माने क्या होता है, उपसंहार, उपसंहार। अच्छा जब आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे, तो ऐसे लिखते पे क्या करते हैं आप, उपसंहार ही तो लिखते हैं भैया, है ना, उपसंहार ही तो लिखते हैं। अच्छा एक चीज और लिखते हैं, प्रस्तावना, ऐसे लिखते हुए, तो प्रस्तावना को क्या बोलते हैं, ये तो जो लास्ट में बोला जाता है वो ये होता है। समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, अकेला, एक ऐसा इंसान जो अकेले रहता हो, अकेले रहने की उसे आदत हो गई हो। सॉलिट्यूड माने क्या होता है, अकेला। समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, उसको क्या बोलेंगे, है ना, उसको क्या बोलेंगे। ये तो सन्यासी हो गया, रेक्ल्यूस, सन्यासी, रेफ्यूजी, शरणार्थी, ये शरणार्थी हो गया, है ना। खत्म हो जाएगी बैटरी। और क्या हो गया, ये महानगर हो गया बच्चों, महानगर, है ना, ये क्या हो गया, महानगर, महानगर, ठीक है मेरे भाई, महानगर। और ये विश्ववादी, विश्ववादी यानी विश्व तक जिसकी जानकारी है। अब सोचो महानगर तो होगा नहीं,
और विश्ववादी भी होगा नहीं। अब रहा रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज माने क्या होता है? सन्यासी या बैरागी भी बोलते हैं कुछ लोग। बैरागी, जो बैरागी लोग होते हैं वो कैसे रहते हैं? अकेले रहते हैं। ये तो शरणार्थी है, इसमें तो बहुत सारे लोग रहते हैं। आगे क्या आगे? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम। आप देख रहे हैं ये पैसिव वॉइस है बच्चों। क्या है ये? पैसिव वॉइस है। अगर आप इसका एक्टिव बनाओगे तो इसका ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा इसका? दे, और दे के अनुसार वर्ब क्या आएगी? हैव। यहां क्या है? हैज। तो इससे पहले क्या आ जाएगी? हैव। तो पहले तो ये ढूंढो हैव किसमें? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पैसिव वॉइस है ना, और इसमें भी नहीं है, एक में ही है। हैव दे ऑक्यूपाइड द विला। हो गया काम खत्म, ऑपरेशन डन। अरे ये तो पता ही है ना कि इसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मैन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है ना। ये अगर एक्टिव वॉइस है बच्चों तो पैसिव बनाने के लिए आपको ये वाला ऑब्जेक्ट यहां ले आना, यानी ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, फिर इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी मेरे लाल? थर्ड फॉर्म, फिर बाय लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका आएगा? इस वाले का आएगा। ये तो तरीका होता है पैसिव वॉइस का। और अगर आपको नहीं समझ में आता कि हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, तो याद रखना जो सेंटेंस चल रहा है उससे अगले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है ना मेरे लाल, जो सेंटेंस चल रहा है। अच्छा देखो, मैं छोटा सा एक लेक्चर दे रहा हूं, आप समझ लीजिए। वैसे आज थोड़ा मुझे जल्दी करना है, सुने। अगर कभी भी आपको एक्टिव पैसिव बनाना हो तो बहुत बड़े झमेले में मत फंसिए, बहुत सारे नियम में मत फंसिए, बहुत सारी थ्योरी मत पढ़िए, बहुत सारी किताबों से थ्योरी मत पढ़िए। जो मैं बता रहा हूं पहले उस पर ध्यान दीजिए। 90%, 80 से 90% सवाल हल कर लेंगे आप। जो मैं बता रहा हूं वो सुनिए। देखो सुनो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, डन। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होता है, डन। और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ये तीन बातें याद रख ली। सब्जेक्ट का उधर जाकर ऑब्जेक्ट बनेगा और उधर वाले ऑब्जेक्ट का इधर आके सब्जेक्ट बनेगा। ये दो बातें हो गई। और तीसरी बात, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा। और मेरी चौथी बात डन समझ लो, पैसिव वॉइस में बी फॉर्म जरूर आएगी। कौन सी फॉर्म? बी फॉर्म। चाहे बी इज एम आर वाजवर करके आए, या फिर बीइंग करके आए, या बीन करके आए, बी फॉर्म जरूर आएगी। विदाउट बी फॉर्म पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। समझ गए मेरी बात? बी फॉर्म तो बी भी आता है, जैसे मॉडल वर्ब्स के बाद पैसिव वॉइस बनाओगे तो मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है? बी आता है। और अगर आप परफेक्ट का बना रहे हैं तो बीन आता है। और अगर कॉन्टिन्यूअस का बना रहे हैं आप, कोई से भी कॉन्टिन्यूअस का, फ्यूचर को छोड़कर, तो बीइंग आता है, क्योंकि मॉडल वर्ब तो अलग ही है। तो बीइंग आता है। तो मेरी बात समझिए, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग आ गया, परफेक्ट में बीन आ गया, बीन। और जो नॉर्मल सेंटेंसेस है इंडेफिनिट वाले, उनमें बी फॉर्म आ गया, इज एम आर वाज वर्ब। तो ये बात याद रखें। कौन कौन सी बातें हो गई? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब बी फॉर्म। अच्छा सर, कैसे पता लगेगा कि इस सेंटेंस में ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस है कौन सा। अगर ये पता लग गया कि आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इससे अगले वाले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो, कॉन्टिन्यूअस वाले की, काम खत्म हो गया। और अगर कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो बीइंग लगा दो बस। और अगर परफेक्ट आ जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। और यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए तो उसका तो बनता ही नहीं, है ना। अभी मैं मौखिक बता रहा हूं आपको, किसी दिन ये समझाऊंगा। जो बात मैं बता रहा हूं उसे डन करिए आप, बहुत सारी चीजें करने लगेंगे ऐसे ही। तो क्या होता है, पैसिव वॉइस कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं है। इसमें आपको छांटना होता है, छांटना होता है। छांटने के लिए आपको करना है। अब मैंने क्यों हैज के साथ हैव ही ढूंढा? क्योंकि टेंस चेंज नहीं होता, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जिसमें प्रेजेंट हमेशा पास्ट में चला जाता है। ये एक्टिव पैसिव है, ये अपने ही सेंटेंस के अगले सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लेता है बस। अरे मैन वर्ब तो इसकी रहती थर्ड फॉर्म है, नो टेंशन। और मॉडल वर्ब के बाद आवे भी है कुछ चुनिंदा पहचान, 5 पहचान होनी चाहिए आपके साथ। पंचतंत्र आपको क्या बना देगा? एक्टिव पैसिव का खिलाड़ी बना देगा। देखो मेरी बात सुनो, प्रिया वॉशेस हर क्लोथ्स इन द इवनिंग। मुझे पता है वॉशेस किसका सेंटेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है मेरे लाल। अगर ये मुझे पता लग गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगला सेंटेंस कौन सा मेरे लाल? जरा बताओ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरे लाल? इज है, एम है, आर है। अब इनमें से कोई एक मुझे लेनी होगी, है ना।
वाज तो लूंगा नहीं, है ना। ये दे रखा है क्लोथ्स, तो क्लोथ्स के अनुसार इज तो आएगा नहीं, क्लोथ्स प्लूरल है तो उसके अनुसार वर्ब सिंगुलर आ गई। अब जब ये प्लूरल होगा, जूनियर क्लास में यही बात चल रही है, तो ये क्या होगा, ये भी प्लूरल होना चाहिए, तो ये तो प्लूरल है नहीं, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब इसके साथ ये प्लूरल है, वर्ब वैसे नहीं आ सकता, डन हो गया। बताओ इसमें मेरे पढ़ने की जरूरत पड़ी कुछ नहीं, आपके पढ़ने की जरूरत पड़ी, कुछ चुनिंदा बातें आप याद रख लो जो मैं बोल रहा हूं। ये कोई बड़े हंगामे नहीं है, 8 से 6 महीने पढ़ाने की चीज नहीं है एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रांसलेशन, ये चीजें इतने दिनों को लगाने की चीजें नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं, जो भी क्षेत्र के बच्चे हैं जिनको एक्टिव पैसिव नहीं आता, मैं चैलेंज दे रहा हूं 2 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको पूरा एक्टिव पैसिव सिखा सकता हूं। सिखा नहीं सकता हूं बल्कि आप करेंगे, मैं तुरंत उसके बाद टेस्ट कराऊंगा आपका 50 क्वेश्चन का। अगर 50 के 50 क्वेश्चनों में से आप 48, 46, 47 क्वेश्चन ना कर दें तो पढ़ाना बेकार है। जब हम बोल रहे हैं इस बात को, कोई बड़ी चीज नहीं है बच्चों, इट्स इजी, बट थ्योरिकल चीजें बहुत भारी होती है। वैसे भी कंपटीशन में हम लोगों को चुनना होता है, बेस्ट ऑप्शन चुनना है, विच इज द बेस्ट ऑप्शन इन दीज गिवन ऑप्शंस। सो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है इसमें, चीजें ऐसी होती हैं। अगले सेंटेंस की ले लो, कोई से भी मैच करके देख लो, मैं इससे कोई बड़ा मुद्दा नहीं बना रहा हूं। बैग जाना तो बैग चले जाओ। अरविंद सेड, अब एक बात सुनो, अरविंद सेड, लेटेस्ट, इनमें क्या होता है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट है, ये सेंटेंस जो है इससे अगले वाले में चला जाता है, ये वहां नहीं रहता है ना, ये अगले वाले में चला जाता है मेरे भाई। तो इसे कैसे बनाओगे, देखो अरविंद प्रपोज्ड तो आएगा ही आएगा, प्रपोज नहीं आएगा, प्रपोज नहीं आएगा, प्रपोजेस भी नहीं आएगा। सैड है, और सैड किसका है, पास्ट का। तो बेटे इधर जब पास्ट, दैट से इधर जब पास्ट, दैट से इधर जब पास्ट, दैट से इधर जब पास्ट, तो दैट के उधर भी पास्ट होगा। सो इधर जब पास्ट है तो प्रपोजेस गलत हो गया, प्रपोज भी गलत हो गया। अरे ये दोनों वर्ब्स तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी मेरे लाल, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी ना, तो ये तो गलत हो गया। मुझे लेना पास्ट, तो प्रपोज्ड और प्रपोज्ड, ये 2 वर्ड आ गए, ये दोनों अभी सही है, वो खत्म हो गए। दैट भी सही लग गया, अस के अनुसार दे भी सही लग गया, और क्या आएगा, शुड आ जाएगा, शुड भी सही है। अब समझने की बात है, शुड के बाद हैज लगाऊं या वेट लगाऊं, ये है समस्या। और इस समस्या का जलवा तुम्हें पता ही है, मॉडल वर्ब के बाद हैज तो आना नहीं है, मॉडल वर्ब के बाद तो शुड वेट आना चाहिए, काम खत्म हो गया। वैसे भी इसमें वेट दे रखा है, हैज का मतलब ही कहां से है, हेड वेट क्यों बनाएंगे हम, है ना। तो शुड वेट फॉर द कैब, काम खत्म हो गया भाई साहब, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट तो 20 नंबर के फ्री एसएससी स्टेनो में, नो टेंशन। पता है मेरे टेस्ट में, मैंने आज ही आंकड़ा बताया था, मेरे इस वाले टेस्ट में यदि कोई बच्चा 65 to 70% नंबर गेन कर रहा है, तो 100% लिख के दे रहा हूं मैं आपको, 100% वो बच्चा एसएससी एग्जाम में पक्का 85 to 90% स्कोर गेन करेगा। चलो ज्यादा बता दिया मैंने, क्योंकि तुम्हारी समझदारी ज्यादा ही है, मेरे अनुसार तो यही है, लेकिन 80 से 85% ही मान लो, क्योंकि तुम चमत्कार कर जाते हो बीच में भी कहीं भी। तो 80 से 85% नंबर पालोगे आप, और 80 से 85% का मतलब है 100 में से 80% का मतलब है आपके 80 नंबर आना, है ना। गणित कमजोर है मेरा, इसलिए बता रहा हूं कि 80 नंबर आना, 80 नंबर, 100 में से 80 नंबर। और मेरे लाल अगर 100 में से 80 नंबर लिया है इंग्लिश में, और प्लस ही आते वैसे, और भी प्लस लाओ, 80 से नीचे मत लाओ, तो फिर नंबर आ ही जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। बस आपका रिवीजन तगड़ा होना चाहिए, है ना। आज मैंने आपको होमवर्क दिए हैं ये वाले 1, 2 और इससे पहले वाला ये 3, इस होमवर्क को जरूर करेंगे। मैं देखता हूं कि आप एरर कैसे समझते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा आंसर, लेकिन पहले आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज का सेशन खत्म होता है यहीं पे, और ये हमारा कौन सा था आज, इंग्लिश डे 9 था बच्चों। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों।